हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की अपन बात कर रहे थे। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में हम इससे पहले क्वेश्चनिंग मेथड है वो देख चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ओपिनियर वो देख चुके हैं, ठीक है, रेटिंग स्किल्स वो सारी चीज देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सा मेथड? ऑब्जर्वेशन मेथड्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या मीन क्या होता है कि आप अपनी नेक्ड आईज से जो चीज देखते हैं उसको पता करना, अपने जो 5 सेंसेस से जो आप महसूस कर रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, उसी चीज को अपने को नोट करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो इट इज ए टेक्निक फॉर कलेक्टिंग all the data or acquiring information through occurrence that can be observed through senses। जो आपके सेंसेस से आपको जो ऑब्जर्व हो रही है, दिख रही है, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। पहला मेथड जो आपने था क्वेश्चनिंग, जो मेथड था क्वेश्चनिंग में आप क्या कर रहे थे? क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, उनको क्वेश्चन दे रहे थे और क्वेश्चन का जवाब ले रहे थे आप, ठीक है। 3 मेथड थे, पहला क्वेश्चनिंग था, दूसरा ऑब्जर्वेशन है और तीसरा मेजरमेंट है, ठीक है। तीनों मेथड के द्वारा अपन डेटा कलेक्शन करते हैं, उसमें वेरियस टूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा जो पहला मेथड क्वेश्चनिंग था, जिसमें क्वेश्चनियर, ओपिनियर वो सारी चीज हो गई, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? उसमें ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आती है, उसमें रेटिंग स्किल्स आती है। हालांकि कुछ रेटिंग स्किल्स जो होती है वो किस में आती है? वो आपके क्वेश्चनियर में भी आ जाती है, ठीक है, और कुछ होती है वो हमारी ऑब्जर्वेशंस में भी आती है, ठीक है। तो उसके द्वारा अपन क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन करेंगे। इस ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कहाँ होता है? ये मेथड आप यूज कहाँ करते हैं? इस मेथड को अपन तब यूज करते हैं वेयर देयर इज ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना। किसी ऑनगोइंग प्रोसेस को अगर आप इवैल्यूएट करना हो, किसको इवैल्यूएट करना हो? अंडरस्टैंड करना हो, टू अंडरस्टैंड, है ना, टू अंडरस्टैंड ऑनगोइंग प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको आपको समझना है तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देख के आप पता करोगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड काम आता है। वहां क्वेश्चनिंग नाम काम नहीं आएगी, वहां मेजरमेंट काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल बिहेवियर पता करना है, व्यक्ति का व्यवहार पता करना है, तो भी वहां ऑब्जर्वेशन ही काम आएगा, है ना। इंडिविजुअल बिहेवियर एंड रिएक्शंस बिटवीन पीपल्स, है ना। किसको अंडरस्टैंड करना है? अंडरस्टैंड इंडिविजुअल बिहेवियर। अगर व्यक्ति विशेष के व्यवहार को अगर अंडरस्टैंड करना है, रिएक्शंस उसके अंडरस्टैंड करनी है, तो वहां ये मेथड काम में आएगा। आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। आप कोई किसी परिस्थिति की फिजिकल सेटिंग्स है, उसको अंडरस्टैंड करना है, नो करना, जानना है उसको। नो फिजिकल सेटिंग्स किसके लिए? नो फिजिकल सेटिंग। अगर कोई आसपास की आपकी परिस्थितियां हैं, फिजिकल सेटिंग्स है, उसको देखना है, तब भी तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन ही काम आएगा। आप ऑब्जर्व करके ही पता कर पाएंगे कि सराउंडिंग हमारी कैसी है, उसको पता कर पाएंगे, ठीक है। और ये मेथड वहां काम आता है जहां दूसरे मेथड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वेयर अदर मेथड्स आर नॉट पॉसिबल, यूज वेयर अदर मेथड्स आर नॉट पॉसिबल। इसको हम वहां यूज करते हैं, यूज वेयर अदर मेथड्स आर नॉट पॉसिबल। जो वहां पर संभव नहीं है, उनको नॉट पॉसिबल टू यूज, उनको वहां यूज किया जाना संभव नहीं है, वहां पर ऑब्जर्वेशन काम आ जाता है, ठीक है। ये था ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन के टाइप, कि कौन कौन से टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है। वैसे यहाँ 4 टाइप के दिए, मैंने क्या था 6 टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए, पहला होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसमें क्या होता है? प्रिपेयर्ड टूल होता है, जिसमें क्या होता है? हमारा ऑलरेडी रेडीमेड टूल होता है, जहां पर प्रिपेयर्ड, है ना, एडवांस प्रिपेयर्ड टूल होता है। क्या होता है यहाँ पर? एडवांस में क्या होता है? एडवांस प्रिपेयर्ड टूल काम लेते हैं। जैसे आपने कोई टूल पहले तैयार कर लिया और उसको काम ले लिया, जैसे कि चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखें तो क्या आपके पास चेकलिस्ट, आपने कोई चेकलिस्ट पहले से बना ली, कोई रेटिंग स्केल्स थी पहले से रेडी कर ली, है ना, चेकलिस्ट पहले से बना ली, या कोई रेटिंग स्केल्स थी वो पहले से
तैयार है। रेटिंग स्केल, पहले से कुछ लेकर फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको रेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन जहां पर क्या होता है, कोई ऐसा टूल आपका एडवांस में प्रिपेयर्ड नहीं हो, ये नॉन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक, जहां पर आपका पहले से कुछ भी टूल जो है वो प्रिपेयर नहीं है, पहले से कोई भी टूल प्रिपेयर नहीं है, वहां पर आप इस टूल को काम में लेते हैं। जैसे कि एनेक्डोट्स होता है, तो एनेक्डोट्स में क्या करते हैं आप, सिंपली एनेक्डोट्स में क्या करेंगे आप, सिंपली जो चीजें वहां घटित हो रही है ना उसको राइट करेंगे प्लेन पेपर पे, जो उसके एक्शंस होते हैं उस एक्शन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। अगर इस तरह से कोई नोट कर लेते हैं आप, वे ना नॉन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, मींस पॉइंट आपका स्पेसिफिक हो सकते हैं लेकिन आपके पास कोई टूल एडवांस में नहीं है, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाता है। फिर होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्वर होता है, उस सेटिंग का पार्ट होता है, उस परिस्थिति का भाग होता है, उसी के भीतर वो रहता है। ऑब्जर्वर वर्क इन द फील्ड ऑफ, है ना, वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जहां एक्टिविटी हो रही है ना उसी के साथ वो वर्क करता है, ठीक है। ऑब्जर्वर में लिव और वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ऑब्जर्वर कहां रहता है, ऑब्जर्वर वर्क और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी थी ना उस एक्टिविटी में ये भी पार्टिसिपेट करता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसी परिस्थिति के भीतर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। और अगर वो उसके साथ में नहीं है, ठीक है, अगर वो उस परिस्थिति के साथ में नहीं है, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसमें क्या, जैसे कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, किसके माध्यम से, ये जैसे इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा इसका, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। आप ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो होती है, आप वहीं पर रह के आप उसे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करके आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे उसी फील्ड के भीतर रहते हुए आप उसको ऑब्जर्व कर चेकलिस्ट के माध्यम से उसकी रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट में वो होता है कि आप उसके उस सेटिंग का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, आप उस सेटिंग का पार्ट, ऑब्जर्व पीपल विदाउट इंटरेक्टिंग। ये क्या करता है, ऑब्जर्व पीपल विदाउट इंटरेक्टिंग, उनसे बिना इंटरेक्ट किए हुए, इंटरेक्टिंग पीपल, उन पीपल से इंटरेक्ट किए हुए, बातचीत किए हुए बिना, जैसे उनकी लॉग्स और फाइल्स, ठीक है, फाइल्स है, लॉग्स है, उनको अगर आप देखकर असेस कर रहे हैं, फाइल्स है, लॉग्स है, ठीक है, लॉग्स एंड फाइल्स, एग्जांपल उनकी लॉग बुक है, लॉग्स एंड फाइल्स है, उनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देखकर आप कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके अलावा दो टाइप और होते हैं, है ना, दो टाइप और होते हैं। एक तो कंसीलमेंट ऑब्जर्वेशन होता है, कौन सा होता है, कंसीलमेंट ऑब्जर्वेशन, पांचवा टाइप, कंसीलमेंट ऑब्जर्वेशन। और एक और होता है सिक्स्थ वन, दैट्स द नॉन कंसीलमेंट ऑब्जर्वेशन। कंसीलमेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। अगर आप छुप कर देख रहे हैं, हिडन, बिना बताए अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, कंसीलमेंट होता है। एग्जाम्पल आप सीसीटीवी के माध्यम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, उसको पता नहीं पार्टिसिपेंट को मुझे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कौन सा होता है, कंसीलमेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। और अगर आप उसे विद, है ना, नोविंगली, सब कुछ पता है नोविंगली कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऐसा अगर होता है, जैसे कि रेटिंग स्केल्स है ना, एग्जांपल जैसे, है ना, आप उसके पास में रह के कोई रेटिंग स्केल्स करते हैं ना, इसमें पता होता है कि मुझे रेट किया जा रहा है, ठीक है, अगर पता है उस माध्यम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, नॉन कंसीलमेंट
ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये 6 टाइप हो गए ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज क्या है? अगर हम ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज की बात करें कि ऑब्जर्वेशन का क्या फायदा है, ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज की बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या करता है? कलेक्ट डाटा वेयर, ये वही डाटा कलेक्ट करता है जहां डेटा अकर होते हैं। कलेक्ट डेटा वेयर डेटा अकर्ड, ठीक है। जिस जगह डेटा अकर हो रहे हैं, डेटा हो रहे हैं ना, वहीं पर डेटा कलेक्शन है ना, डेटा कलेक्शन ऑन साइट, ऑन साइट। जिस साइट पे डेटा जनरेट हो रहे हैं वहीं पर डेटा कलेक्शन करता है, ये इसका एडवांटेज है। इसमें डेटा जो होती है बाद में अगर डेटा कलेक्शन करे तो डेटा में एरर आ सकता है, वो यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो डेटा यहाँ पर जैसा है। देन दूसरा क्या होता है, ये रिसर्चर को अलाउ करता है टू सी व्हाट द पीपल डू रादर देन रिलाइंग ऑन द पीपल व्हाट से, ठीक है। ये एक्चुअली में उस पर रिसर्चर जो होता है ना, वो एक्चुअली में देखता है कि हो क्या रहा है। जो बोलते हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन जो देख रहे हैं उस पर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, वो डेटा है तो रिलायबल डेटा देता है। क्या देता है आपको? ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट है। ये क्या देता है आपको? आपको रिलायबल डेटा देता है, क्योंकि ऑब्जर्वर वहां जो घटना घटित हो रही है उसको खुद अपनी आंखों से देख रहा है, इसलिए रिलायबल डेटा होते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन का, और ये इजी मेथड है, ठीक है। इसमें के अंदर कोई है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये इजी मेथड है, ठीक है। इजी मेथड है जिसमें आपको इसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो होता है ना डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है? ससेप्टेबल टू बायस, ये बायस होने का चांसेस रहते हैं। ससेप्टेबल टू ऑब्जर्वर बायस, ससेप्टेबल टू ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर है ना, वो बायस्ड हो सकता है। चांसेस होते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो अपने हिसाब से कोई इंटरप्रेट ना कर ले उसको, ठीक है। तो ऑब्जर्वर बायस की संभावना रहती है इसके साथ में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जब भी करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, टाइम एंड कॉस्ट दोनों क्या होती हैं इसमें? ज्यादा लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जर्वर चाहिएगा उसको भी पे करना पड़ेगा, या आप होंगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा। तो इसमें ये टाइम भी ज्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, ठीक है। एंड देन इसमें हाउथॉर्न इफेक्ट होता है, इसमें हाउथॉर्न इफेक्ट आएगा। हाथॉर्न इफेक्ट क्या होता है? ये हाथॉर्न इफेक्ट ये होता है, हाथॉर्न इफेक्ट ये होता है कि अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आप एक्टिविटी अच्छे से करेंगे ना, आप अच्छे से काम करेंगे। ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उसमें दूसरी एक्टिविटी करेंगे। अगर आपको ये पता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो आपकी कार्यशैली बदल जाती है, तो इसमें हाथॉर्न इफेक्ट आता है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। अब इसका जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ठीक है। अपन इसके मेथड देख लेते हैं कुछ ना। इसका एक जो टूल है वो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, क्या है इसका स्पेस नहीं रह रहा इसके साथ में, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एक मेथड। अगला टूल है ना, ऑब्जर्वेशन का एक टूल, ठीक है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें रेटिंग स्किल्स भी इसका टूल है जो हमने पहले देख लिया उसको ऑलरेडी, ठीक है। तो इसे चेकलिस्ट इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आइटम्स। आप जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं, आपको ध्यान, जैसे हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है ना, बेड मेकिंग का प्रोसीजर होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है। कोई प्रोसीजर अपन पेशेंट पे करते हैं तो उसका स्टेप होता है, पहले ये करना, पहले उसके बाद ये करना, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेक्टेड आइटम्स होते हैं कि ये स्टेप्स होंगे इसके अंदर। या फिर आप किसी भी चीज को कहीं जाके, जैसे आप वार्ड में हैंड ओवर लेते हो या हैंड देते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी जो जो एक्टिविटीज होती है ना, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, आप चेक कर दो, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ऐसे। तो चेकलिस्ट क्या होता है? उसमें एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आइटम होती है ऑफ परफॉर्मेंसेस और एट्रीब्यूट। उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स या परफॉर्मेंस जो टास्क, उनकी एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है और आप उसको टिक करते हैं, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ऐसे है ना। वेयर आर चेक्ड बाय रिसर्चर फॉर ए प्रेजेंस और एब्सेंस। वो देखते हैं कि ये स्टेप हुआ या नहीं हुआ, और हमेशा इसमें दो ही मार्किंग होगी, क्या होगी? यस या नो, मींस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आप जैसे चेकलिस्ट के माध्यम से हम देखते हैं ना, आपका डेमोन्स्ट्रेशन जैसे चेक करते हैं कि आपने जो स्किल्स जब थी उसमें, तो उसमें ये स्टेप
पूरा किया या नहीं किया, किया तो यस प्रेजेंट, नहीं तो उसको एब्सेंट क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो 2 ही मार्किंग होगी, यस में आपको 1 स्कोर हो जाएगा और नो में आपका 0 स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन स्कोरिंग होती है उसकी करते हैं ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो बिल्कुल इसके स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर कंसाइज एंड सिंपल स्टेटमेंट होने चाहिए। इसमें कैसे होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत आसान जो है वो सेंटेंस होनी चाहिए, सरल भाषा के अंदर लिखे होने चाहिए। ठीक है, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं पूछने चाहिए, अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या करना है इसमें, अवॉइड, हमेशा इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस होते हैं, अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं डालना है, नहीं पूछना है। जो सरल सरल ये करें फिर ये करें ये करें, इस टाइप के स्टेप्स होते हैं, परफॉर्मेंस के स्टेप्स होते हैं, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स हमेशा डाइकोटोमस होना चाहिए, हुआ या नहीं हुआ। रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, डाइकोटोमस जैसे है ना, प्रेजेंट और एब्सेंट। रेस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, इसके अंदर रेस्पॉन्स है वो डाइकोटोमस आना चाहिए, मींस यस नो, मींस 2 रेस्पॉन्स में यस नो प्रेजेंट एब्सेंट है ना, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के रेस्पॉन्स है वो आने चाहिए चेकलिस्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, जब इसकी एक और चीज है कि ध्यान रखना है इसमें कि जब आप पूरा प्रोसीजर जब तक हो नहीं जाए ना, तब तक आपको उसको वो क्या कहते हैं, उसको समराइज नहीं करना है, अधूरे में समराइज नहीं करना होता है। समराइज आपको क्या करना है, पूरे में ही करना है। ठीक है, एक ही टाइम में एक ही रेस्पोंडेंट को ऑब्जर्व करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑब्जर्व एट ए टाइम 1 रेस्पोंडेंट, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जब आपकी चेकलिस्ट में आपको ऑब्जर्वेशन में ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्व एट ए टाइम 1 रेस्पोंडेंट्स और ऑब्जर्व 1 रेस्पोंडेंट्स एट ए टाइम। एक समय में आपको एक ही रेस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व करना है, ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो फिर दोनों को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के और ऑब्जर्वेशन के। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो ये कहता है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो होती है ना, ये बहुत ही सरल और सिंपल है ना, बहुत ही सरल होती है, इजी एंड इजी टू यूज होती है और सिंपल होती है। कैसा होता है ये, सिंपल एंड इजी टू यूज है, मींस इसमें किसी तरह के कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस इसके अंदर नहीं है, स्टेप हुआ या नहीं हुआ इतना ही तो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सिंपल एंड इजी टू यूज है। ठीक है, देन इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, फैसिलिटेट टू ऑब्जेक्टिविटी है ना। देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा, इसमें आप है ना अपना रेस्पॉन्स कुछ नहीं डाल सकते, रेस्पॉन्स पहले से डिसाइडेड है, डाइकोटोमस है ना, कि यस या नो, ट्रू या फॉल्स, मींस ऑब्जेक्टिविटी होगी उसके अंदर, कहीं भी आप चेंज उसको नहीं कर सकते। जो आप उसने रेस्पॉन्ड किया है, ट्रू किया है तो ट्रू होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, एब्सेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। एक और चीज होती है ऑब्जर्वेशन की खास बात ये क्या है, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टेप बाय स्टेप होती है। ये कैसे होती है, ये जो इसके अंदर जितने भी जो एक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, पहले ये स्टेप करना फिर ये स्टेप करना फिर ये स्टेप करना। तो ऑब्जर्वेशन के साथ ये भी एक बेनिफिट है कि उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, लास्ट में क्या करता है, उसकी पूरे सिनेरियो की क्या देता है आपको, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देता है आपको इसके साथ में। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, तो चांस ऑफ एरर क्या हो जाएंगे इसमें, चांस ऑफ एरर जो है ना वो इसके साथ कम हो जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिविटी होती है तो डेटा रिलायबल हो जाते हैं और एरर के चांस होते हैं वो इसमें कम हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव है और चांस ऑफ एरर भी इसमें अंदर कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है,
इसके अंदर जो फिक्स्ड डेटा है कि आप फिक्स पॉइंट है उतने ही लेने, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग इसके अंदर ले ही नहीं पाते, क्योंकि आपके पास 10 स्टेप है तो 10 स्टेप पे देखना है आपको, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस। आप कोई भी अनावश्यक इसके साथ इंफॉर्मेशन नहीं लेते, जितनी आवश्यक इंफॉर्मेशन होती है उन 10 स्टेप्स की वही आप इसके भीतर क्या ले पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी आपको इकट्ठा नहीं करने की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। और जब इस तरह से डेटा मिल जाते हैं तो ये क्या करता है, एलो कंपेरिजन बिटवीन द पीपल्स, ठीक है, दो पीपल्स या कंपेरिजन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये क्या करता है, एलो कंपेरिजन, आप कंपेरिजन कर सकते हो, कंपेरिजन बिटवीन इंडिविजुअल्स। इस तरह की चेकलिस्ट से जो स्कोर आया है उस स्कोर को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सेम टाइप के स्टेप्स हैं, सेम एक्शंस हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज है, इसके फायदे होते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है चेकलिस्ट का? चेकलिस्ट पे क्या होता है, अगर आप किसी को ऑब्जर्व करते हो ना, आपकी पूरी अटेंशन, आपको पूरा अटेंशन वहां देके फोकस्ड रह के आपको देखना पड़ेगा कि स्टेप फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो इसकी डिसएडवांटेज लिमिटेशन ये है, रिक्वायर योर फुल अटेंशन। क्या करते हैं ये, रिक्वायर अटेंशन, परसेप्शन एंड कंसंट्रेशन। क्या चाहिए इसमें, रिक्वायर अटेंशन, परसेप्शन एंड कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें चाहिए, आपको समझना भी है कि क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। आपको अटेंशन भी, ध्यान भी पूरा रखना है और आपको कंसंट्रेटेड होकर भी रहना है, ठीक है। इसके अंदर टाइम ज्यादा लगता है। कैसा लगता है, टाइम क्या लगता है इसमें, ज्यादा लगता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड एक तरह का, ठीक है। क्या टाइम कंज्यूमिंग मेथड है तो इसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है। देन कोई स्टेप हुआ या नहीं हुआ इसको तो बता देता है। डज नोट्स आइडेंटिफाई या डज नॉट क्या कहते हैं, इंडिकेट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उस काम जो किया ना उसकी क्वालिटी क्या थी ये नहीं बताता। डज नॉट एक्सप्रेस और डज नॉट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। डज नॉट इंडिकेट क्वालिटी, ये क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को नहीं बताता। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में इसकी क्या क्वालिटी थी उस क्वालिटी को नहीं बताता, सिर्फ इतना ही बताता है कि हुआ या नहीं हुआ, इतना ही उसके साथ में बताएगा, ठीक है। ठीक है, ये केवल, अच्छा एक चीज, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस को देखता है। ओवरऑल हम देखते हैं एक प्रोसीजर को देखता है, लेकिन प्रोसीजर में क्या करता है, ये लिमिटेड पॉइंट्स को देखता है। ये सिर्फ क्या करता है, ऑब्जर्व लिमिटेड पॉइंट्स, ठीक है, लिमिटेड कंपोनेंट्स, ऑब्जर्व लिमिटेड कंपोनेंट। बहुत सारे कंपोनेंट को ये नहीं देख सकता, कुछ मात्र कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये देखता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा ज्यादा चीजों को ये नहीं देख पाता। इसमें ऑब्जर्वर का बायसनेस हो सकता है, ऑब्जर्वर बायसनेस हो सकता है। ऑब्जर्व है वो परसेप्ट है वो दूसरे तरीके से कर ले उसको, अगर सही ढंग से इंटरप्रेट उसको नहीं करे तो बायसनेस हो सकती है, ठीक है। और ऑब्जर्वर को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है अगर उसको सही ढंग से ऑब्जर्व नहीं करना आता तो। ये इसकी क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट्स। देन इसके बाद में एक और जो इसकी टॉपिक की अपन बात करते हैं, एक तो चेकलिस्ट हो गया, एक अगला कौन सा होता है, एनेक्डोट्स होता है, ठीक है ना। तो एनेक्डोट्स में क्या होता है ना, एनेक्डोट्स है ना, वो क्या होती है, एनेक्डोट्स में क्या करते हैं आप, है ना, ऑब्जर्व करते हैं इसमें, है ना, क्या करते हैं इसको, किसी को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं, एक्शंस को, किसी व्यक्ति के एक्शंस को और उसके बिहेवियर को। अगर किसी के बिहेवियर को और एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और उसको नोट करते हैं, किस पे, पेपर पर नोट करते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं, नोट डाउन, नोट करते हैं ऑन पेपर। उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, उसको पेपर पर नोट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, राइटिंग करते हैं उसकी, ठीक है।
ना, ब्लैंक सीट पे पेपर पे क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है इसकी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के इस तरह से व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके एक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट एक्शंस है कोई, है ना, स्पेसिफिक एक्शन को, है ना, किसी विशेष व्यवहार को आप अगर कोई नोट कर रहे हैं, तो वो जो क्या मेथड क्या कहलाता है, वो एनेक्डोट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा लॉग्स एंड फाइल्स होती है, उसके अंदर क्या होती है, उसकी जो फाइल होती है, उस फाइल की स्टडी करके उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो भी क्या है, ऑब्जर्वेशन का ही मेथड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जिसमें हमने चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एनेक्डोट्स इसका एक और मेथड है जिसमें हम किसी के एक्शंस को या बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करके उसको लिखते हैं कि क्या उसका एक्शंस है, क्या उसके किस टाइप का व्यवहार है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। अगला जो है वो मेथड क्या है, ये नेक्स्ट मेथड है मेजरमेंट। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, मेजरमेंट। मेजरमेंट मेनली कौन कौन से होते हैं, मेजरमेंट मेनली एक होता है आपका बायोफिजियोलॉजिकल मेथड ना, जिसमें आपका कौन सा होता है, बायोफिजियोलॉजिकल मेथड। कौन सा मेथड, एक होता है आपका बायोफिजियोलॉजिकल मेथड, दूसरा आपका होता है साइकोलॉजिकल मेथड। कौन सा होता है, साइकोलॉजिकल मेथड, और तीसरा जो होता है वो सोशियोलॉजिकल मेथड। सोशियोलॉजिकल मेथड मेनली अगर हमारे नर्सिंग में देखें तो कौन से काम आते हैं, एक बायोफिजियोलॉजिकल मेथड आता है और दूसरा साइकोलॉजिकल मेथड होता है, वो काम आते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। बायोफिजियोलॉजिकल मेथड और सोशियोलॉजिकल मेथड, मेजरमेंट के ये दो मेथड होते हैं, हमें जनरली यहां पर काम में लेते हैं, ठीक है। इसका जो पहला है बायोफिजियोलॉजिकल मेथड। बायोफिजियोलॉजिकल मेथड जो होते हैं वो हमारी बायोफिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है, जैसे टेम्परेचर हो गया, बीपी हो गया, पल्स हो गया, है ना, या फिर बॉडी के ईसीजी हो गई, एक्सरे हो गया, इस तरह से बॉडी की जब स्टडी की जाती है ना, तो वो बॉडी के फंक्शंस की, है ना, फिजियोलॉजी की जो स्टडी करते हैं ना, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम लेते हैं वो बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा कौन सा था, साइकोलॉजिकल मेथड थे ना, तो जिसमें किसी पर्सनालिटी, किसी की साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है ना, उसको अगर स्टडी करनी तो साइकोलॉजिकल मेथड काम लेते हैं, उसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, वो काम ली जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला कौन सा है इसमें जो है वो बायोफिजियोलॉजिकल मेथड। द मेथड इन्वॉल्व द कलेक्शन, मेथड इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ बायोफिजियोलॉजिकल डेटा। कौन से डेटा, बायोफिजियोलॉजिकल डेटा, हमारी बॉडी के बायोफिजियोलॉजिकल डेटाज को, बायोफिजियोलॉजिकल डेटा हमारी बॉडी के जो डेटा है, फ्रॉम सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट यूज करके डिटरमाइन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारी बायोलॉजिकल स्टेटस एग्जांपल, आपको हार्ट रेट पता करनी थी, क्या करनी थी, हार्ट रेट, आपको ईसीजी से जो हार्ट की कंडीशंस थी वो पता करनी थी, ठीक है। टेम्परेचर थर्मामीटर का रिकॉर्ड करना था, ठीक है। SpO2 प्रोब से SpO2 देखनी थी, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। तो इन बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो टूल्स काम लिए जाएंगे वो कौन से होंगे, बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के होंगे, ठीक है। तो इसके जो पर्पज होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो पर्पज ये होता है कि आप हमारी बॉडी की जो बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको पता करें, है ना। इन मेथड का पर्पज क्या होता है ना, टू स्टडी बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस, टू स्टडी बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी की जो बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसका अगर अध्ययन करना है तो फिर क्या चाहिएगा, ये मेथड चाहिएगा, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकली आपने कोई फिजिकली कोई इंटरवेंशन किया है तो उसका क्या एक्शंस आया है, उन फिजियोलॉजी पे क्या चेंज आया है, तो उसको अगर देखना है ना। फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर क्या देखना है आपको ना, फिजियोलॉजिकल स्टडी ना, फिजियोलॉजिकल आउटकम, फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ इंटरवेंशन, जो आपने नर्सिंग केयर का इंटरवेंशन जो किया है ना, उसका क्या इफेक्ट आया,
उसका क्या प्रभाव आया, तो वो किस में दिखेगा आपको, उसकी फिजियोलॉजी पे दिखेगा, उसके जो वाइटल्स हैं उसमें चेंज भी दिखेगा, या बॉडी पर सिस्टमेटिकली चेंज है वो दिखेगा। ठीक है, आपको नर्सिंग इंटरवेंशन का इफेक्ट देखना है। टू इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, जो आपने नर्सिंग केयर की है उसका क्या प्रभाव आया, उसको देखने के लिए भी इस टाइप के बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स को काम में लेंगे। ये बायोफिजियोलॉजिकल मेथड है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। पहला होता है इन विवो और दूसरा होता है इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है डायरेक्टली परफॉर्म डायरेक्टली ओवर द बॉडी, जो सीधा बॉडी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है ना, कहां होता है, डायरेक्टली ओवर बॉडी, जिसको इंस्ट्रूमेंट को कहां लगाते हैं ना, डायरेक्टली ओवर बॉडी। इंस्ट्रूमेंट को सीधा बॉडी के ऊपर लगाकर डायरेक्टली परफॉर्म डायरेक्टली ओवर द ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, बीइंग यूजिंग बाय स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, एग्जांपल बीपी है ना। एग्जांपल देखिए क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको बीपी रिकॉर्ड करना है तो क्या लगाओ, बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाओगे सीधा। आपको ईसीजी लेनी है तो क्या करोगे, ईसीजी मशीन लगाओगे। तो जब कोई प्रोसीजर डायरेक्टली उसकी बॉडी पर किया जाता है तो वो कौन सा होता है, वो कहलाता है इन विवो बायोफिजियोलॉजिकल मेथड। और जब बॉडी के ऊपर नहीं, दूर से बिना टच किए हुए, क्या बॉडी के बिना टच किए हुए अगर कोई प्रोसीजर किया जाता है, कैरिड आउट आउटसाइड द बॉडी, है ना, क्या होता है, ये बॉडी से बाहर किया जाता है, बॉडी पर नहीं किया जाता, आउटसाइड द बॉडी। अगर कोई मेथड जो है बॉडी से बाहर से किया जाता है, जैसे कि एक्सरे, एक्सरे में क्या होता है, रेज आती है, एक्स रेज होती है, उसको फेंक के करते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर कुछ नहीं करते। ठीक है, देन उसके बाद सीटी स्कैन, ठीक है, एमआरआई, जितने रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, एग्जांपल है ना आपके ना, जैसे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, एग्जांपल जैसे आपके देखो एक्सरे है ना, जैसे कि एक्सरे। अब इसमें क्या होता है, दूर से रेज को डाला जाता है, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अगर ऐसा मेथड कोई काम लेते हैं तो वो मेथड कौन सा कहलाता है, इन विट्रो बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स। और बॉडी के ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म करते हो तो क्या होता है, इन विवो फिजियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं मेनली, इन विवो एंड इन विट्रो। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों मेथड हो गए आपके, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो और इन विट्रो की बात करें तो इसके क्या एडवांटेज है बायोफिजियोलॉजिकल मेथड के। तो बायोफिजियोलॉजिकल मेथड देखो ना, ये एरर फ्री होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें एरर के चांस होते हैं वो, है ना, बहुत कम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एरर फ्री होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ये जब आप मेथड काम लेते हो तो ये एरर फ्री होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अपन काम लेते हैं, वहां पर एरर की कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें एरर रिलेटिवली इसमें लेस एरर होते हैं, या फ्री होता है या फिर लेस चांस होते हैं ना, लेस इसमें एरर होने की संभावना रहती है। प्रोवाइड वैलिड फॉर टारगेटेड, है ना, और डेटा देता है। जब एरर फ्री होगा तो कैसा होगा, ये वैलिड डेटा मिलेगा आपको, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आप वैलिड इंस्ट्रूमेंट काम ले रहे हो ना, तो आपको डेटा भी क्या मिलेगा, वैलिड डेटा मिलेगा। मींस हाईली रिलायबल, हाईली वैलिड डेटा होगा आपको मिलेगा। ठीक है, और हाईली वैलिड होगा तो मतलब कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव डेटा होगा। कैसा डेटा होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव डेटा मिलेगा। मींस आप बीपी जैसे अपन किसी पेशेंट पे चेक कर रहे हैं, चाहे मैं करूं या चाहे आप करो, बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर पेशेंट का बीपी है उतना ही बताएगा ना, चेंज थोड़ी करेगा उसमें से। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा मिलेगा, वैलिड मिलेगा, और एरर के चांस होते हैं वो कम होते हैं। ये इसके एडवांटेज होते हैं, है ना। एग्जाम्पल थर्मोमीटर, है ना, एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना, बाय थर्मोमीटर। आप कोई से भी जाके चेक कर लेगा, लेकिन थर्मोमीटर तो वही बताएगा, जितना टेम्परेचर है उतना ही बताएगा। ठीक है, चाहे उसको कोई भी जाके पढ़े उसको। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं इसका, जैसे कि सारे, जैसे आप ना एक्सरे की जैसे बात कर लो, सीटी की बात करो, तो इसके वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सम इंस्ट्रूमेंट्स है ना कॉस्टली होते हैं इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उनको अपन यूज नहीं कर पाते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की ट्रेनिंग चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। अगर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग,
है ना। ट्रेनिंग टू यूज क्या चाहिए इसके लिए, इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उसके बिना अपन यूज नहीं कर पाते। देन इसको जिस पर यूज कर रहे हो ना, उसको भी क्या होते हैं, फियर एंड एंजाइटी होती है। अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको भी फियर रहेगा, कैसे यूज करना है आपको डाउट रहेगा। और जिस पे पार्टिसिपेंट में क्या होता है, ठीक है, कॉज फियर एंड एंजाइटी, क्या करेगा ही, कॉज फियर एंड एंजाइटी एमंग पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट है उनको डर लगेगा ये क्या कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा भय होता है। अगर बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता तो बड़ा भय होगा, ठीक है। तो ये उसके क्या रहेंगे, एक नेगेटिव इसके लिमिटेशंस मान लीजिए या इसके डिसएडवांटेज कुछ। अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है तो फिर गलत रिजल्ट दे देगा। तो इसके लिए रिक्वायर कैलिब्रेशन, क्या चाहिए इसको, रिक्वायर कैलिब्रेशन, है ना। मींस हर बार यूज करने से पहले आपको देखना होगा कि सही है क्या इंस्ट्रूमेंट। अगर कैलिब्रेशन नहीं है तो फिर ये गलत इफेक्ट दे देगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से भी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक अपन किस में काम लेते हैं, ये आपका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है। कौन सा आपका, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है। अगर किसी पेशेंट की साइकोलॉजी को मेजर करना है तो उसके लिए कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती काम लेते हैं। मींस प्रोजेक्शन का मींस क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस थ्रू करते हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चन या कुछ सिनेरियो देते हैं या कुछ ऐसा हम उसको स्टिमुलेंट देते हैं, तो उसका रेस्पॉन्स फिर आता है। उस रेस्पॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उस रेस्पॉन्स से क्या मीनिंग निकलता है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो वो टेक्निक हमारी कौन सी होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। तो दीज आर द मेथड ऑफ मेजरिंग साइकोलॉजिकली एट्रीब्यूट। किसके हैं ये, साइकोलॉजिकली एट्रीब्यूट को मेजर करने के तरीके बाय प्रोवाइडिंग रेस्पॉन्स विद अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई। क्या देते हैं उसको, विच दे रेस्पॉन्ड। एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई देते हैं या फिर अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चंस देते हैं कुछ। क्या देते हैं उसको, कुछ क्वेश्चंस देते हैं या उसको क्या देते हैं, स्टिमुलाई देते हैं। और उस पेशेंट को स्टिमुलाई देने के बाद उसका क्या करते हैं, अपन रेस्पॉन्स जो होता है ना, उस रेस्पॉन्स को क्या करता है, उस रेस्पॉन्स को इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं उसको, उसके रेस्पॉन्स का मीनिंग जो होता है ना, उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि इसकी साइकोलॉजी कैसी है। हम किसी के साइकोलॉजिकल या पर्सनालिटी को अगर इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है, तो फिर इसके लिए ये काम में आता है। रेस्पॉन्स को इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है वो काम में लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन कौन से प्रकार की है, मेनली जो होती है वो 4 टाइप की होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड एक्सप्रेसिव टेक्निक। हम 4 टेक्निक काम लेते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक के भीतर। इस प्रोजेक्टिव जो मेथड है हमारा, इसकी 4 टाइप होते हैं, एसोसिएशन टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक्स एंड देन नेक्स्ट जो आपकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक और लास्ट वन एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहले जो होता है कौन सा आता है हमारा, एसोसिएशन टेक्निक्स। कौन सी आती है, एसोसिएशन टेक्निक्स। एसोसिएशन में क्या होता है कि उसमें 2 वर्ड को, कोई वर्ड देते हैं उसको, और हम देखते हैं कि सबसे पहले उसके दिमाग में क्या चीज आती है। एसोसिएशन टेक्निक में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। आपने कोई वर्ड दे दिया और उसके बाद उसके दिमाग में उस चीज को किससे जोड़ता है वो। एसोसिएट का मतलब क्या होता है ना, रिलेट करना। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, रिलेट करना, कि वो किससे जोड़ रहा है उसको। कंप्लीशन का मतलब क्या है कि कोई चीज दे दी उसको कंप्लीट करना है ना, अधूरा काम दिया उसको, है ना, उसको पूरा कैसे करता है वो, अधूरे टास्क को पूरा कैसे करता है। देन कंस्ट्रक्ट में कि उसके बारे में क्या इमेज है वो बनाता है या उसको किस तरह से जोड़ के देखता है, दोनों चीजों को किस तरह से, अगर कुछ आपने पिक्चर्स दे दी उसको, पिक्चर को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, बनाना कैसे, है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन उसको बनाना। और एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है ना, क्या देखते हैं उसमें, फीलिंग्स जो होती है वो कैसे कर। और कंस्ट्रक्शन टेक्निक स्पेशली आपके किसके लिए, पर्सनैलिटी चेक करने के लिए काम ली जाती है। किसमें होती है,
पर्सनालिटी चेक करने के लिए ये चीजें काम में ली जाती है। हालांकि सारी चीजें साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, उसको चेक करने में काम आती है। पहली आती है एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप उसे स्टिमुलाई देंगे पहला, है ना। स्टिमुलाई जैसे आपने कोई वर्ड दे दिया, आपने कोई वर्ड शब्द बता दिया उसको, है ना, शब्द बोल दिया, ठीक है। और उस वर्ड पर आपको क्या देखना है, आप उससे पूछना है द फर्स्ट थिंग कम्स इन हिज और हर माइंड, कि उसके दिमाग में पहली चीज क्या आई, इस वर्ड का मीनिंग जो है वो, है ना, वो देखना है। स्टिमुलस वर्ड विथ फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड, ठीक है। क्या पता करना है, फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड। पहली चीज क्या दिमाग में आई, ठीक है। आप किसी को कोई वर्ड देते हो तो उसके दिमाग में पहली चीज क्या आती है, ठीक है। आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया उसको नशे की दवाई का, ठीक है। अब उसके दिमाग में वो क्या चीज आती है सबसे पहले, अगर कोई पेशेंट था साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम का, ठीक है, तो कहता है मेरे दिमाग में सीधा नाम लेते ही अल्कोहल का आ रहा है, या अल्कोहल से होने वाली जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना, वो चीज़ें आ रही है। या फिर आपने जैसे किसी पर्टिकुलर किसी एनिमल का नाम ले लिया, उसके बाद उसमें क्या चीज़ें वो फील कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई और सिनेरियो आपने दे दिया, कोई एक वर्ड दिया और उस वर्ड के बाद उसके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है, उसको अपन क्या करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, बाद में अपन इंटरप्रेट करके उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। ऐसे वर्ड्स देकर बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं और उससे उसका मीनिंग निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। स्टिमुलाई, गिव द स्टिमुलाई एंड आस्क द पेशेंट पर्सन पार्टिसिपेंट्स व्हाट द फर्स्ट थिंग कम्स इन हिज और हर माइंड। सबसे पहली चीज कौन सी आई, उसको अपन नोट करते हैं, उससे अपन मीनिंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मीन्स अपन क्या देख रहे हैं, उस एसोसिएशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस चीज का इनके साथ क्या देख रहे हैं, एसोसिएशन नोट कर रहे हैं कि इस चीज का इसके साथ क्या एसोसिएशन है, ये क्या जुड़ाव है कि ये चीजें इसके दिमाग में आती है। ये हमने ये वर्ड दिया और उसके साथ इसके दिमाग में ये वर्ड आया, ठीक है, ये चीज आई, तो इसका इस चीज के साथ क्या जुड़ाव है। ऐसे बहुत सारी चीजें दी जाती है और उसका एसोसिएशन नोट किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो एसोसिएशन टेक्निक होगी पहली। दूसरी होती है कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन टेक्निक में क्या करते हैं अपन, उसको इनकम्प्लीट सब्जेक्ट देते हैं, उसको और कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। क्या देता है उसको, इनकम्प्लीट। कोई चीज इनकम्प्लीट क्या होती है, इनकम्प्लीट जो होता है स्टिमुलाई देते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट उसको कोई टास्क होता है वो देते हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। क्या देते हैं अपन, इनकम्प्लीट टास्क देते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। एग्जांपल आपने जैसे छोटे क्लास के अंदर पढ़ा होगा, स्टोरी कंप्लीशन, है ना, स्टोरी कंप्लीट करना, है ना। स्टोरी अधूरी दे देते थे, उसमें कुछ कीवर्ड डाल के देते थे और आपको कहा जाता है कि इसकी स्टोरी को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, है ना। एग्जाम्पल जैसे अधूरा सेंटेंस है तो उसको सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, है ना, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। या स्टोरी कंप्लीट करने के लिए स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, ऐसे उसको देकर उसको पूरा करवाते हैं। और स्टोरी में उसने क्या लिखा है फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको, है ना, वो उसकी सारी साइकोलॉजी होगी ना, वो सारी उसमें लिख देगा। वो जो भी पर्सन जिसको आप दे रहे हो ना, अपनी साइकोलॉजी के अनुसार वो सारी चीजें वहां पर मेंशन कर देता है, ठीक है। इसलिए अपन जो है इस टेस्ट के द्वारा साइकोलॉजी को असेस करने के लिए ये मेथड काम में लेते हैं। उसकी अधूरा टास्क देकर उसे पूरा करवाते हैं और उसकी उसमें जो उसकी दिमाग की जो चीजें होती है वो उस स्टोरी के साथ, उस सेंटेंस के साथ वो उसी तरीके से उसको लिखेगा, उसको उसमें ड्रॉ कर देगा, ठीक है। स्टोरी कंप्लीशन या ये आपकी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कंस्ट्रक्ट टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक में क्या करते हैं अपन, इसमें क्या करते हैं, कुछ देते हैं उसको, द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट समथिंग एट डायरेक्शन, यूजुअली स्टोरी और पिक्चर। इसको क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट स्टोरी या कोई पिक्चर, या तो उसको कुछ कार्ड देते हैं और उससे पिक्चर बनवाते हैं, या कोई पिक्चर देकर उससे क्या कहते हैं, उसकी मीनिंग निकालने के लिए कहते हैं इससे आप क्या समझते हो, उसे स्टोरी बनाने के लिए कहते हैं। तो ऐसी चीज के लिए अपन जो टेस्ट काम लेते हैं वो कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव टेक्निक होता है। और इसमें क्या होता है, कौन कौन सा होता है, पहला आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दूसरा और रोजेनविंग टेस्ट,
तीसरा रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, चौथा आपका होल्ट्जमान इंक ब्लॉट टेस्ट, और पांचवा टॉमकिंस हॉर्न पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट। ये 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, पता करना, उसको कंस्ट्रक्शन टेक्निक के माध्यम से पता करते हैं कौन कौन सी टेक्निक जो है वो क्या कहती है। ठीक है, पहली जो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। थीमेटिक जो एप्रिसिएशन टेस्ट है ना, वो क्या कहता है, उसमें क्या करते हो आप, एक सेट ऑफ जो होते हैं पिक्चर्स होती है वो दी जाती है, एवरीडे इवेंट, एंड रेस्पोंडेंट्स आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे थिंक एंड द पिक्चर्स रिप्रेजेंट। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन पहला कौन सा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो टेट है, इसमें क्या कहा जाता है, एक सेट ऑफ पिक्चर्स देते हैं, उसको क्या देते हैं, इसके अंदर क्या देंगे, सेट ऑफ पिक्चर्स, उसको क्या देते हैं अपन, सेट ऑफ पिक्चर्स देते हैं, और एवरीडे एक्टिविटी के, और उसको कहा जाता है व्हाट दे थिंक दैट पिक्चर्स प्रेजेंट, और एक पिक्चर्स देते हैं और ये कहते हैं कि इन पिक्चर्स के बारे में आप क्या सुनते हैं। ये पिक्चर्स किसकी होती है, एवरीडे एक्टिविटी की होती है, किसकी होती है ना, एवरीडे इवेंट की कुछ घटनाएं की होती है ना, उसकी होती है, और उसको कहा जाता है कि आप इसके बारे में क्या मीनिंग या क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, डिस्क्राइब व्हाट दे थिंक। ठीक है, और इसको डिस्क्राइब करना है कि आप इन पिक्चर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो उससे क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा अपनी डेली एक्टिविटी को। तो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, मींस उस थीम से, मींस उस पिक्चर से आप क्या निकाल रहे हैं, उसकी जो है उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका रोजेनविंग टेस्ट होता है, ये दूसरा जो टेस्ट है रोजेनविंग। ठीक है, कौन सा, रोजेनविक जो टेस्ट है। ठीक है, इस जो रोजेनविक टेस्ट में क्या होता है, इसके अंदर क्या देते हैं, इसमें क्या होता है आपके, इसमें कार्टून्स होते हैं, कार्टून्स विद नो वर्ड्स। क्या होता है इसके अंदर, कार्टून दिए जाते हैं, कार्टून्स विथ नो वर्ड्स, इसमें कार्टून्स के साथ में कोई वर्ड नहीं होते। ठीक है, और उनको एक पर्टिकुलर बैलून्स में डालने के लिए बोला जाता है कि इस, है ना, बैलून्स में उन कार्टून्स को दिया जाता है कि आप इनको सीक्वेंस के अंदर जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, वहां पर क्या कर दो, इसको आस्क्ड टू पुट देयर ओवन वर्ड्स विथ एम्प्टी बैलून्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपने कार्टून दे दिए, दूसरे क्या दे दिए आपने, बैलून्स दे दिए, और उनको कहा जाता है कि इस कार्टून के साथ क्या करना है, आपको वर्ड लिखना है। क्या लिखना है आपको, वर्ड्स, और ये कार्टून प्लस वर्ड है, ये दोनों मिला के एक बैलून में डालना है आपको। ठीक है, एक बैलून है, उस बैलून में आपको क्या करना है, जो कार्टून और उसके साथ आपको, कार्टून के साथ उससे रिलेटेड आपको वर्ड लिखकर उसमें डालना है। ठीक है, तो उससे भी क्या लगता है, उसका, उसकी पर्सनैलिटी का पता लगता है। तो ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो था कौन सा था ना, तीसरा कौन सा है, तीसरा होता है रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट। कौन सा, ROSCHASH, रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं, और उनपे इंक से पिक्चर बनी होती है। किससे होती है, इंक से, इंक पिक्चर होती है, और उनको कहा जाता है कि इस इंक वाली पिक्चर का मीनिंग बताइए। आपको इसमें क्या दिखता है, जैसे है ना, कोई पिक्चर बना ली ऐसे, है ना, ठीक है, ठीक है, अब इसमें कोई कहेगा मुझे मछली दिखती है, कोई कहता है मुझे सूज दिखता है, कोई कहता है मुझे बर्ड दिखता है, कोई कहता है मुझे इसमें कुछ और दिखता है। ठीक है, तो ऐसे वो क्या इससे समझते हो आप, इस पिक्चर से आप क्या मीनिंग निकाल रहे हो। ऐसे 10 कार्ड्स देते हैं, उन पे पिक्चर बनी होती है, और उसका मीनिंग निकालने के लिए कहा जाता है ये रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। ये भी एक पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब इससे आप क्या परसीव कर रहे हैं उसे। ठीक है, देन होता है होल्ट्जमान इंक ब्लॉट टेस्ट। होल्ट्जमान इंक ब्लॉट टेस्ट, अगला जो होता है होल्ट्जमान इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। इसमें 45 कार्ड्स होते हैं। इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, इसमें 45 कार्ड्स होते हैं, और उनको क्या, रेस्पोंडेंट्स को कहा जाता है, वन रेस्पॉन्स पर कार्ड इज इंटरप्रेटेड 3, और उन कार्ड्स को क्या करना होता है, रेस्पॉन्स करना होता है। जैसे वो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन कलर, मूवमेंट एंड शेडिंग। इनका डिफरेंट कलर होता है, कलर, शेडिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, उसकी डिफरेंट होती है, और इन कार्ड्स को उसको इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है।
कि इससे आप क्या समझते हो उन कार्ड्स को, उन 45 कार्ड्स को इससे इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह से 10 जो होते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर, वैसे ही इसमें कहते हैं 45 कार्ड्स को यूज करके ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और लास्ट होता है टॉमकिंस हॉर्न पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट। टॉमकिंस हॉर्न जो पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट है, कौन सा है? पिक्चर अरेंजमेंट। तो इसमें क्या देते हैं उसको, पिक्चर्स दी जाती है। क्या देती है उसके अंदर? पिक्चर्स दी जाती है, 5 प्लेट दी जाती है। क्या देते हैं उसके अंदर? 5 प्लेट देते हैं, और हर प्लेट में 3 स्केच देते हैं। 5 प्लेट देते हैं, 3 स्केच देते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद विथ 5 प्लेट्स ईच कंटेनिंग 3 स्केच दैट मे बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वे टू पोर्ट्रे सीक्वेंस। ठीक है, और इनको 3 स्केच कलर, 5 प्लेट्स, और उसमें क्या करना है उसको, जो पिक्चर्स होती है उस पिक्चर्स को बनाते हुए, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाते हुए उन पिक्चर को वापस से अरेंज करने के लिए बोलना है कि इस तरह से आप इसको अरेंज करके, ताकि एक आप क्या बना सको, उसको पोर्ट्रेट कोई बना सको उसकी। ठीक है, तो कैसा चित्र बनाते हैं वो, पिक्चर का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, वो कलर देते हैं उसको, प्लेट्स देते हैं उसको, उसमें सारी चीजें उसको, और उसको पिक्चर बनाने के लिए सारे ऑप्शंस देते हैं उसको, सारी चीजें अवेलेबल होती है, रिसोर्सेज देते हैं, फिर उसको बनाता है, उसको अरेंज कैसे करता है। ठीक है, तो वो उसमें अपन उसको देखते हैं उसको। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा टेस्ट। नेक्स्ट आपका जो आपका ये जो आपके सारे क्या हो गए, ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक होगी। उसके बाद चौथी टेक्निक कौन सी आती है? एक्सप्रेसिव टेक्निक। एक्सप्रेसिव में है कि वो अपने इमोशंस को, अपने व्यवहार को कैसे एक्सप्रेस करता है। तो उसमें क्या करता है, ड्राइंग पिक्चर, पिक्चर बना लो, उसको दे दिया पिक्चर बनाने के लिए, बनाओ पिक्चर। बनी हुई पिक्चर को अरेंजमेंट वहां कर रहे थे। ठीक है, यहां पर बनी हुई पिक्चर को अरेंजमेंट कर रहे थे पिक्चर का। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, पिक्चर ड्रॉ कर ली यूजिंग फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। दिन में क्या सपने लेते हैं उसको पूछो। ठीक है, डे ड्रीमिंग है ना उसको फैंटेसी या डे ड्रीमिंग जो स्वप्न आते हैं ना, जो आप क्या सोचते हो, मतलब ड्रीम्स क्या है। स्वप्न मीन्स वो स्वप्न बंद आंखों वाले नहीं, खुली आंखों वाले, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। मीन्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, डे ड्रीमिंग्स है, उसके बारे में। या फिर जो क्ले होती है, क्ले दे दी, और क्ले से उसको क्या बनाना है, क्ले मॉडलिंग, है ना। क्ले से क्या करना है उसको, क्ले से उसको क्या बनाना है, इससे क्ले से कुछ जो है वो मॉडल्स बनाने हैं। क्या दे दिए, क्ले से मॉडल्स बनाने के लिए दे दिए। अब वो क्ले से किस टाइप के मॉडल्स बनाता है, किस टाइप की पिक्चर बनाता है, क्या उसके डे ड्रीमिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं। आप क्या सोचते हो, कैसे, है ना। तो वो जो एक्सप्रेशंस होंगे, उस एक्सप्रेशंस का अपन क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी चौथी टेक्निक होगी, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। ठीक है, जिसके माध्यम से भी अपन क्या करते हैं, उसके पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके एडवांटेज क्या है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें ओवरऑल। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये टेक्निक जो होती है प्रोवाइड व्यू ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बताती है, ये ओवरऑल फंक्शनिंग को बता देती है। ओवरऑल फंक्शनिंग क्या होती है, इसके माध्यम से आप असेस कर लेते हो। ओवरऑल फंक्शनिंग असेसमेंट होता है इसमें, सारे फंक्शन, साइकोलॉजिकली एट्रीब्यूट सारे के सारे इसके भीतर आ जाते हैं। ठीक है, ये किसी की बिलीफ, वैल्यू, मोटिवेशन, पर्सनालिटी सबको असेस करता है। ठीक है, क्या करता है, ये किसी की बिलीफ को असेस करनी हो तो ये मेथड काम आता है, किसी की पर्सनालिटी असेस करनी हो तब ये मेथड काम आ जाता है, किसी के बिलीफ, किसी की पर्सनालिटी, किसी के वैल्यूज, मोटिवेशन लेवल, इन सब को असेस करने का ये एक अच्छा मेथड होता है जिससे आप इसको पता कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये जो राइट नहीं होता उस रेस्पोंडेंट्स को, सॉरी क्या कहते हैं, रेस्पोंडेंट्स डू नॉट परसीव राइट और रॉन्ग आंसर्स टू द एक्सरसाइज, दे आर एनकरेज्ड टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर होता ही नहीं है, नो राइट और रॉन्ग आंसर, नो राइट और रॉन्ग आंसर। एक और चीज है ना कि मतलब इसमें सही या गलत कोई है ही नहीं, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करनी होती है इसमें। इसमें क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज होती है, ये बहुत
मतलब जो होता है ना कैसा जो अट्रैक्टिव मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनके मूड को लाइट करते हुए, उनके साथ एंजॉय करते हुए, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए आप आराम से इस चीज़ को करवा सकते हो, ठीक है। न्यू एनर्जी एंड ग्रुप डिस्कशन और लाइट इन द मूड, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन इसके साथ किया जा सकता है, बातचीत करते करते, है ना, बातों ही बातों में ये सारी चीज़ें संभव हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, लाइट इन द मूड हो सकता है, ठीक है, हंसी मजाक के साथ इसको करते करते इस टेस्ट को पूरा किया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब इसको इतना आसान नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं कि ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये बहुत कठिन है इसको समझना। बाद में उसने तो जो पार्टिसिपेंट था उसने तो अपना काम कर लिया, अब उसके बाद आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, उसकी मीनिंग कैसे ड्रॉ करोगे, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये इसका बहुत टिपिकल पार्ट है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, ठीक है, इसे जो ड्रॉ करना मीनिंग को, ठीक है। एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत सारी चीजें क्या होती है इसमें, एक्सपेंसिव होता है इसको, है ना, इसको कंडक्ट कराना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। बहुत सारी चीजें हमारे पास जैसे कार्ड्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सारी चीजें चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए, एक्सपेंसिव चाहिए। और सब्जेक्टिव डेटा लेने भी मुश्किल होते हैं, ठीक है ना, उसके सब्जेक्टिव डेटा है ना, डिफिकल्ट टू गेट डेटा, डिफिकल्ट टू गेट सब्जेक्टिव डेटा। ये जो सब्जेक्टिव डेटा है इनको लेना भी मुश्किल होता है, प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, इतना आसानी से अपन प्राप्त भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहेगी, इसके लिमिटेशंस रहेगी या इसके डिसएडवांटेज रहेंगे, ठीक है। ये था हमारा कौन सा मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑलरेडी क्वेश्चनिंग का हो चुका था, तो हमारे डेटा कलेक्शन के मेथड्स एंड जो टूल्स एंड टेक्निक्स थी वो अपने डिस्कस कर लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन का चेकलिस्ट जो होता है वो अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें बड़ा आता है। शेष ये जो अभी आज जो अपने मेथड देखे थे, ये सारे मेथड जो है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो है वो MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बनते हैं, और इनके में किस में काम आ रहे हैं, कौन से टेस्ट में काम आते हैं, किस टाइप की चीज़ें देखने काम आते हैं, तो उसमें ये टेस्ट होते हैं आपके MCQ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।